सुना एनबीसीसी लिमिटेड अब देखिए 142 रुपये 15 पैसे का प्राइस है और आपके सामने Q4 के नंबर बड़े धमाकेदार है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है एनबीसीसी के अंदर कि ये स्टॉक जो है वो 200 के पार नहीं निकल पा रहा है, जबकि अपने सेक्टर में ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। तो अभी आप कह सकते हैं कि मार्केट का मूड है इसी वजह से, और अभी इलेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पीएसयू के अंदर कोई पोजीशन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है, कोई यहाँ पर सेल कर रहा है, तो उसकी वजह से उतार चढ़ाव ज़्यादा है कह सकते हैं। बट आज की डेट में एनबीसीसी आज ये यहाँ पर परफॉर्म अच्छी तरीके से किया, हुडको अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, बट हुडको के कंपैरिजन एनबीसीसी के लाख गुना अच्छे नंबर आए। आपको बताऊं, इवन अगर आप देखें तो बाकी पीएसयू पैक जो है वो बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है। आप रेलवे में चले जाइए, आप किधर भी देखेंगे तो पीएसयू पैक में वो तेजी नहीं है जो एनबीसीसी में आज या हुडको में आज देखने को मिली है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रॉब्लम की बात करूं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर समझ में आ गई तो आगे जो है इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये सॉल्व होती है तो एनबीसीसी डेफिनेटली यहाँ पर जो है 200 क्रॉस कर भी जाएगा। तो अभी यहाँ पर सेल्स अगर आप देखें तो रिकॉर्ड हाई पर सेल्स है, और सेल्स इस क्वार्टर में मार्च 2024 में 4024 करोड़ की निकल के आई है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2813 करोड़ से बढ़कर है, और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस में 2424 करोड़ से बढ़कर 4024 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। तो अपने आप में रिकॉर्ड है। इवन अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर आप देखिए तो 117 करोड़ से बढ़कर 243 करोड़ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम वाली बात है वो है एक्सपेंस में, खर्चे जो हैं उनमें कटौती नहीं करी जा रही है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलना चाहिए वो अपने सामने नहीं देखने को मिला है। जो मार्जिन्स हैं वो 1% से बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2% से बढ़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो नंबर्स हर महीने में अच्छा है। एनबीसीसी अपने सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी भी है, बट फिर भी जो एक्सपेंस में कटौती होनी चाहिए, कुछ कटौती होनी चाहिए जो बाकी कंपनियां कर रही हैं, अगर वो एनबीसीसी करना स्टार्ट कर दे तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो अच्छा खासा रनअप दिखा सकता है। और अदर इनकम जो है उसमें -44 करोड़ गया है, तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो उसमें थोड़ा सा 44 करोड़ का यहाँ पर कट हमें देखने को इसी वजह से मिला है, क्योंकि अदर इनकम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर 44 करोड़ लेकर गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें टैक्स जो है वो टैक्स भी ज़्यादा भरा है इस क्वार्टर में, तो 28% टैक्स गया है। सो दैट उसके बाद यहाँ पर जो है 114 करोड़ की जगह 141 करोड़ का ही प्रॉफिट निकल के आया, जबकि सेल्स आप देखिए, रेवेन्यू आप देखिए कितना बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ, उसके बावजूद ये हाल है। तो यही एक प्रॉब्लम है कि एनबीसीसी इंडिया बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्टॉक का साथ छोड़ने वाली बात मत सोचिएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने इस चीज़ को सुधार लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा रनअप के लिए तैयार हो जाएगा एनबीसीसी। लेकिन ये जो मेजर प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि सेल्स में 10,433 करोड़ का मार्क अचीव कर चुका है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी बन गई है इस सेक्टर में। ठीक है, तो ये एक बढ़िया बात है, तो इस पर ध्यान रखिए, बट इस प्रॉब्लम को अपने साथ लेकर चलिए, ये बात मैं कहूँगा। और इसको सॉल्व अगर मैनेजमेंट कर देता है तो फिर आप देखिएगा कि ये आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। इवन हुडको से कई ज़्यादा बेहतर जो है वो एनबीसीसी इंडिया दिखता है कई मायने में, बट फिर भी वही बात है कि हुडको में ग्रोथ नहीं आ रही है उस तरीके की, और एनबीसीसी इंडिया में अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तेज़ी से जो ग्रो करने चाहिए वो अपने को नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अभी अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ की सेल्स है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 513 करोड़ निकल के आया। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। 5% ही आप जो है 5% से बिलो का आपका जो है देखें सेल्स के कंपेरिजन अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है, ये बात थोड़ी सी है। अच्छा, ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 5% यहाँ पर जो है आपको देखने को मिला है। और देखिए जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो सेल्स आपकी जो है वो 10,433 करोड़ की अचीव कर चुकी है। सालाना सेल्स आपकी जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, 8754 करोड़ से बढ़कर 10,433 करोड़ पर पहुँच चुका है। बट आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही तो एक्सपेंस जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को थोड़ा सा एक पीछे रख रहा है। तो एक्सपेंस में अगर कटौती होगी ना, डेफिनेटली यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, मार्जिन सुधरते हुए नजर आएंगे। 5% अब 1% से सुधरा तो है, बट ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो है वो वैल्यू नहीं बनेगी। तो हुडको में जो है वो ग्रोथ नहीं आ रही है,
और एनवीसीसी जो है वो अपना एक्सपेंस की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है जो कि मार्केट को नीड है। एक और बात है कि ये स्टॉक को रॉकेट क्यों नहीं कर सकते। इस स्टॉक को रॉकेट इसलिए नहीं कर सकते बॉस, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग देखिए 61.75%। कई सारे स्टॉक्स जो हैं वो फंड वाले कुछ इस तरह, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटरडे फंड करते हैं, जो पोजिशनल फंड है, वो स्टॉक को जो चलवा रहे हैं ना, जो पीएसयू में अंधाधुंध तेजी हो जाती है, वो इधर क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि प्रमोटर जो है ना वो 61% होल्ड है। जहाँ प्रमोटर यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 90% या 85% होल्ड कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप देखिए अंधाधुंध जो चीज़ें हैं, जो प्राइसिंग है वो बदलती है। तो वो एनवीसीसी इंडिया के साथ थोड़ा सा कम होता दिखेगा कंपेयर टू जो होल्डिंग है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जिस पीएसयू में 85 से 90%। तो वो एक बात है। तो यहाँ पर इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं एनवीसीसी इंडिया को। शेयर होल्डर्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करें, डबल हो गए हैं इस क्वार्टर में। अगर आप देखें, ये पुराना डेटा है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। डिटेल आपने कही थी कि एनवीसीसी इंडिया की चाहिए, तो बस यही है। एक्सपेंसेस सुधर गए, सब सुधर गया और शेयर होल्डर्स का भरोसा यहाँ पर बढ़ गया है। शेयर होल्डर्स 13,19,446 शेयर होल्डर्स पहुंच चुके हैं एनवीसीसी इंडिया के। अब थोड़ी सी बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल की। तो पी रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। कंफर्ट अपने को देखने को मिला, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 90 का पी इंडस्ट्री पी चल रहा है और स्टॉक 180 के पी रेशियो पर दिखाई दे रहा है। सो दैट ऐसा नहीं चल रहा है, ये एक अच्छी बात है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे वो 11.55 टाइम है, जो कि सबसे बड़ा है। अब ये मार्केट किस तरीके से एनबीसीसी इंडिया को ले रहा है, जो कि अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो मैं आपको पॉइंट बताता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस टू बुक वैल्यू में सबसे बड़ा है एनबीसीसी इंडिया, नहीं सिग्नेचर ग्लोबल और 2-3 कंपनियां और हैं। बट सिग्नेचर ग्लोबल पता नहीं कैसे बड़ी है भैया, मुझे नहीं पता। 28 का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, मुझे नहीं पता। वो स्टॉक अलग है, हम क्वालिटी स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रेस्टीज ई स्टेट जिसकी सेल्स आपके बराबर है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर जो है सेल्स आपके बराबर थी, अब नहीं है, अब बहुत बड़ा अंतर आ चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रेस्टीज है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी एनवीसीसी जैसी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गजब की है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छा है। लेकिन वो स्टॉक जो है ना वो 5.39 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। अब हमारी जो है वो सेल्स में हम सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो क्या मार्केट इसको 11.55 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू पर रख सकता है, ये नहीं पता। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ जो बात नहीं जम रही है, जिसमें आप प्रेस्टीज से पीछे रह गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों से आप पीछे हैं, तो वो क्या मार्केट उनको आगे करेगा या आपको, या फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इस वजह से आगे रखे हुए ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे भी करके मैनेज करें और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को दमदार बनाएं। क्योंकि ये कर रही हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो शायद ये है बात, ठीक है। तो ये अभी ना हाल फिलहाल में प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी महंगा है, बट मार्केट क्या इसको ऊपर रखेगा या फिर नीचे लाएगा, ये एक बड़ी बात है। क्या इस प्रॉफिटेबिलिटी से मार्केट को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है सो दैट प्राइस टू बुक वैल्यू ठंडा होता हुआ दिखेगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे के लिए तैयार है मार्केट, सो दैट इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर बना रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू एनवीसीसी हासिल शायद ना कर पाए। और शायद आपको जो है एक रीज़न बताऊं कि इतना प्राइस टू बुक वैल्यू पर मार्केट रखे क्यों, क्योंकि ये कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट है ही नहीं। यही है जो कि आपको और बाकी स्टॉक्स को या बाकी कंपनियों कह सकते हैं अलग करता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो शायद आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा है वो कंटिन्यू करे, बिकॉज ऑफ जीरो डेट कंपनी है और इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यहाँ पर आपको ये पॉइंट सबसे अलग कर देता है। भले प्रॉफिटेबिलिटी में हम मार खा रहे हो, जो कि हमारी आगे वैल्यू बढ़ा सकता है, बट हम डेट फ्री है। एंड ऑफ कोर्स काफ़ी कंफ्यूज कर दिया होगा मैंने, और ये कंफ्यूज करने वाला डेटा है ही, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो किसी चीज़ में ख़राब है। अब जिस चीज़ में ख़राब है वही हमारी वैल्यू बना सकता है। तो अभी तो हम वो ख़राब के साथ ही जो है वो जूझ रहे हैं। ग्रोथ आ रही है, लेकिन जो एक्सट्रीम ग्रोथ आनी चाहिए थी प्रॉफिटेबिलिटी में, वो एक्सपेंसेस की वजह से नहीं आ पा रही है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ रही है बस। एंड लास्ट देखते हैं मार्केट क्या करता है। बट एनवीसीसी का प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं एक रीजनेबल प्राइस लगता है, इस बात को आप मान के चलिए। अब 200-250 जब है बात कर रहे हैं ना, वो 200-250 हो भी जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का दम चाहिए, तड़का चाहिए उसके अंदर।
आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते एनबीसीसी इंडिया को, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। चार्ट पर क्या है, चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर जो है ध्यान देने 120 से 125, बस ये 5 रुपए की रेंज ही सब कुछ है। इसी में आपका मूविंग एवरेज है जो कि ये चल रहे हैं, और आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो कि आपकी चल रही है ये 2023 दिसंबर, सब उसी वक्त चलना स्टार्ट हुए हैं। अक्टूबर नवंबर के टाइम ये चलना स्टार्ट हुआ था। तो ट्रेंड लाइन लगातार चल रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए 142 पे चल रहा है, 120 से 125 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल है, और उधर ही आपकी मूविंग एवरेज है, उधर ही आपका ट्रेंड लाइन भी है, सब उधर ही है। तो इसको यहाँ पे जारी रखें, जब तक ये टिका हुआ है तब तक हायर साइड की डिमांड करिएगा, लोअर साइड की डिमांड ना करें तो ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ इलेक्शन पर्पस, बट आप देखें एग्जिट पोल के टाइम उन पीएसयू में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। करेक्शन क्या पूरे मार्केट में देखने को मिलेगा, सही हिसाब से नहीं आया तो उसको पीएसयू में करें क्या। आप चाहें तो पीएसयू के अंदर, इवन आपका एनबीसीसी के अंदर अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा वसूल करके जाना, फ्राइडे के 3 बजे की तरफा ये करना काम, अगर आपको ठीक लगे तो कोई प्रेशर नहीं है। बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगा, अगर एग्जिट पोल आपके हिसाब से आया और मार्केट ऊपर गया तो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी आपका प्रॉफिट बना देगी, बट अगर एग्जिट पोल उस हिसाब से नहीं आया और मार्केट टूटा तो वो क्या है, वो आपके जो आपने रिमेनिंग क्वांटिटी है वो तो लॉस में देखेगी, लेकिन जो आपने बचाई थी बेचकर, जो पैसा बचाया था उसे तो आप लोअर लेवल पर इन्फ्यूज़ कर सकते हैं ना। सो दैट ये स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं कई सारे यहाँ पर अपना भी रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करिएगा कि कैसे क्या करना है और देखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार बेचने या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद स्टडी करिएगा इसके बारे में। तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब जो है वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।